आप सभी का कुमार वासु कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं अभिनंदन है। कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का विकास क्रम यानी कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। ठीक है, उनका कार्यक्रम देखा था। प्रथम पीढ़ी बनने वाले कंप्यूटर कौन था, ठीक है, उनके कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देखा था हमने, और साथ में इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट की चर्चा की थी कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। हमने ये भी बताया था कि इनपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट क्या होती है। हमने चर्चा की थी सीपीयू की। सीपीयू क्या होता है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात की थी हमने, कंट्रोल यूनिट की बात की थी हमने, मेमोरी यूनिट की बात की थी। ठीक है, मेमोरी यूनिट की हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम थोड़ा सा और विस्तार देंगे इसको, मेमोरी यूनिट को। ठीक है, तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं या माइक्रो चिप भी कह सकते हैं। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, एलयू क्या करता है यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? इसका काम होता है गणितीय संक्रियाएं करना, यानी जोड़ घटाना, गुणा भाग, छोटा बड़ा, ये सब कुछ बताने का काम कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 5 + 3 = 8 होता है, ये कौन बताएगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बताएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मेमोरी यूनिट क्या होता है, नाम से स्पष्ट होता है मेमोरी यूनिट, यानी इसको बोल सकते हैं स्टोरेज डिवाइस भी। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट क्या करती है? डाटा को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, तो आज हम मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये दो प्रकार की होती है, हमने कल भी बताया था कि प्रथम है प्राथमिक मेमोरी, या इसको मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी अथवा मेन मेमोरी। ठीक है, इसको इंटरनल मेमोरी या आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है। ठीक है, जो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक या मेन मेमोरी है, तो आपका सही आंसर रैम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के भी 2 टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप लोग, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों टाइप की मेमोरी में डाटा को स्टोर तो करती है, लेकिन ये स्थायी मेमोरी नहीं होती, बल्कि क्या सी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। आपसे प्रश्न करेगा एग्जाम परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी है। हो सकता है इसका ऑप्शन में हो एस रैम, तो आपका सही जवाब क्या होगा? एस रैम। हो सकता है ऑप्शन में डी रैम हो, तो आप लोग डी रैम को चूज कीजिएगा, ऑप्शन को चूज कीजिएगा। अगर दोनों हो तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, जो डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। ठीक है, अब इनमें दोनों में हम फर्क जान लेते हैं कि क्या अंतर होता है। जो एस रैम होता है इसकी स्पीड काफी तेज होती है डी रैम की तुलना में। एस रैम की स्पीड काफी तेज होती है डी रैम की तुलना में। ठीक है, जो रोम होता है यानी रीड ओनली मेमोरी, ये डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने का काम करता है? आपका सही आंसर क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। इसके भी टाइप्स होते हैं, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। आइए समझते हैं इन तीनों के बारे में। जो प्रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या होता है कि आपने अगर एक बार प्रोग्राम कर दिया यानी डाटा को सेव कर दिया, इसको मिटाया नहीं जा सकता प्रोम में। ठीक है, लेकिन ई प्रोम में क्या होता है कि डाटा को मिटाया जा सकता है। ठीक है, प्रोम में क्या होता है? डाटा को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन ई प्रोम में क्या होता है? डाटा को आप मिटा सकते हैं, यानी ई प्रोम। ई प्रोम का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, और इसको मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रयोग करते हैं। ई प्रोम के डाटा को रीप्रोग्राम करने के लिए, रीसेट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट्स का प्रयोग करते हैं। जो ई प्रोम होता है यानी इसको भी इरेज कर सकते हैं, लेकिन इसको अल्ट्रावायलेट लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि इलेक्ट्रिकल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं ई प्रोम, यानी इलेक्ट्रिकली
इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। उम्मीद करता हूँ ये 4 से 5 बातें जो हमने बताई पूछा जाता है। मैंने जो भी बोला सब चीजें एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। आइए समझते हैं द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी को गॉड मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज। ये कितने टाइप्स के हैं आप लोग समझिए। चुंबकीय टेप, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक मेमोरी है? तो चुंबकीय टेप हो सकता है ऑप्शन में, चुंबकीय डिस्क हो, हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो या ऑप्टिकल डिस्क हो। तो ये सभी डिस्क जो है, जितनी भी डिस्क हैं और टेप हैं यानी चुंबकीय टेप हैं, ये द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। आपका एसएसडी भी द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आता है। कई टाइम्स इनका फुल फॉर्म पूछा है, यानी एसएसडी का, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसको 1 से 2 बार आप लिख कर याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। कुछ चीजें आपको याद होंगी, कुछ चीजें जो याद ना हो उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि एग्जाम हॉल में बहुत ही माइनर सा अंतर हो और आप पकड़ ना पाए उस बात को, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कम से कम 3 से 4 बार लिख कर अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और 3 से 4 बार में होगा नहीं, खैर इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, टाइम टू टाइम अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ब्लू रे डिस्क, ये भी क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज की डिवाइस होती है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक मेमोरी है? तो चुंबकीय टेप हो सकता है ऑप्शन में, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दे सकता है, या फिर आपको पेन ड्राइव दे सकता है, मेमोरी कार्ड और सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी भी दे सकता है। अब मेमोरी यूनिट के माप के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट होता है। अगर यहाँ पर 8 बिट इज इक्वल टू क्या दिया है? 2 निबल। अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 निबल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 बिट। तो आपसे एग्जाम हॉल में पूछ लेता है कि 1 निबल की वैल्यू क्या होगी? तो 4 बिट होगी। 1 बाइट की वैल्यू क्या होगी? 8 बिट होगी। 1 किलो बाइट यानी किलो यानी के का मीन्स होता है किलो और बी मीन्स होता है बाइट। ये स्टोरेज को मापने की क्या होती है? यूनिट्स हैं, ठीक है। जैसे लीटर वगैरह में मापते हैं, तो हम डिजिटली फॉर्म में जब स्टोरेज करते हैं तो उसको हम बाइट में मापते हैं, ठीक है। तो 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट यानी 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट, ठीक है। आप इनको कम से कम 3 से 4 बार और लगातार 1 हफ्ते तक आप लोग इसको लिखिए, आप लोग को क्या हो जाएगा? ये याद हो जाएगा, पूरा का पूरा क्रम। एग्जाम हॉल में बार बार ये क्रम हो सकता है पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। कंप्यूटर में किसी अक्षर को दर्शाने के लिए कम से कम 8 बिट की आवश्यकता होती है, ठीक है। कंप्यूटर के किसी कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कम से कम कितने बिट की आवश्यकता होती है? 8 बिट यानी 1 बाइट की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है? जी बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर मेमोरी की छोटी इकाई बाइट नहीं होती। ये आपको क्या दिया है? रॉन्ग दिया है, ठीक है। जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है। क्या होती है? बिट होती है, ठीक है। जैसे 0 और 1 ये क्या होती है? बिट होती है। क्या होती है? बिट। जब 0 1 कर देंगे, कह देंगे तो ये बिट्स हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला जो डाटा है ये आपका क्या है? रॉन्ग है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइट ना होकर बल्कि क्या होती है? बिट। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है, ठीक है। 3 से 4 बार आप लोग पढ़ेंगे तभी याद हो पाएगा, ठीक है। एक बाइट द्वारा कुल 256 अलग अलग कैरेक्टर को निरूपित किए जा सकते हैं, ठीक है। एक बाइट को 256 अलग अलग कैरेक्टर को निरूपित किए जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क की सामान्य जानकारी के बारे में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, पर्सनल एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। इन सब नेटवर्कों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है इसकी रेंज 10 मीटर की होती है, ठीक है। जैसे ब्लूटूथ वगैरह या फिर हॉटस्पॉट वगैरह, वाईफाई वगैरह जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 10 मीटर की रेंज होती है। ये 2 टाइप्स की होती है, एक वायरलेस होता है, एक वायर्ड होता है, यानी एक तार वाला होता है, एक बिना तार वाला होता है, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज क्या होती है?
तो आपका सही जवाब क्या होगा, 10 मीटर इनकी रेंज होगी। इसके बाद हम देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो इसकी रेंज होती है करीबन 10 किलोमीटर होती है। इसकी रेंज कितनी होती है, 10 किलोमीटर होती है। 10 किलोमीटर से ये 10 किलोमीटर 100 नहीं हो सकती, 10 किलोमीटर ही होती है। किसकी रेंज बता रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क की। ये क्या बताता है, लोकल एरिया नेटवर्क बहुत छोटे से भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर में, जैसे घर, स्कूल, कंप्यूटर लैब, ऑफिस, बिल्डिंग आदि समूह के भीतर उपयोग होने वाला नेटवर्क। इसका उपयोग नेटवर्क तथा कंप्यूटर एसेसरीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें हब, स्विच जैसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। RJ ये एक प्रकार का पोर्ट होता है, हब, स्विच और राउटर इथरनेट केबल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग टू बिल्डिंग नेटवर्क। क्या बोलते हैं, बिल्डिंग टू बिल्डिंग नेटवर्क। अगर आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि लोकल एरिया नेटवर्क निम्न में से है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, रूम टू रूम, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, तो आपका सही जवाब क्या होगा, बिल्डिंग टू बिल्डिंग। बिल्डिंग टू बिल्डिंग एक लोकल एरिया नेटवर्क है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है, 10 किलोमीटर होती है। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है इसकी रेंज 100 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 100 किलोमीटर होता है। और इसको हम सिटी टू सिटी नेटवर्क भी बोल सकते हैं, सिटी टू सिटी, सिटी टू सिटी। बिल्डिंग टू बिल्डिंग लोकल एरिया नेटवर्क, सिटी टू सिटी ये पूरे शहर को जोड़ने का काम करता है। यानी पूरे शहर को, यानी एक शहर है उसके शहर के जितना है उस सब को जोड़ने का काम करता है कौन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क काम करता है। ठीक है, यह नेटवर्क एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए होता है या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं। राउटर, स्विच, हब से मिलकर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद कीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये कंट्री टू कंट्री नेटवर्क होता है। कौन सा, कंट्री टू कंट्री नेटवर्क। निम्न में से कौन सा कंट्री टू कंट्री नेटवर्क है, तो आपका सही जवाब होगा वाइड एरिया नेटवर्क। और इसको बोलते हैं रूम टू रूम नेटवर्क, रूम टू रूम, सॉरी दोस्तों, रूम टू रूम। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क रूम टू रूम। और बिल्डिंग टू बिल्डिंग आपका सही जवाब हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। और सिटी टू सिटी तो आपका आंसर होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और कंट्री टू कंट्री तो वाइड एरिया नेटवर्क, दो देशों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क एक प्रकार का नेटवर्क है जो भौगोलिक क्षेत्र में आवाज, डाटा, इमेज, वीडियो का प्रसारण करता है। यह लोकल एरिया नेटवर्क का एक समूह होता है, बहुत बड़ा समूह होता है। सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था, इसके बाद जो है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का और आपका लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण हुआ। सबसे पहले वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब टोपोलॉजी के बारे में हम समझते हैं क्या टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने का कार्य करती है। टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने का कार्य करती है। कौन, टोपोलॉजी, वही टोपोलॉजी होती है। ठीक, कंप्यूटर में नेटवर्क को जोड़ने का काम है, नेटवर्कों को जोड़ने का काम, कंप्यूटर के नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। बस इतना सी बात है, नेटवर्क को जोड़ने का कार्य कौन सा करता है, तो टोपोलॉजी कार्य करता है। ठीक है, आइए हम समझते हैं बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी समझना बहुत ही आसान है। बस टोपोलॉजी क्या होती है, जैसे आपने परीक्षा दिया होगा किसी एग्जाम हॉल में जाकर, ऑनलाइन परीक्षा, तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक विद्यार्थी बैठा, एक विद्यार्थी इधर बैठा, एक विद्यार्थी ऐसे बैठा हुआ है, और एक विद्यार्थी ऐसे, एक विद्यार्थी ऐसे, एक विद्यार्थी ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, और सारे के सारे कंप्यूटर जो है एक मुख्य केबल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा सारे के सारे कंप्यूटर एक मुख्य केबल से जुड़े होते हैं। इसी को हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी। अगर आपकी ये केबल खराब हो गई तो सारे के सारे नेटवर्क खराब हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे नोड्स खराब हो जाएंगे। नोड्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, जो डिवाइस कनेक्ट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बस टोपोलॉजी जो होती है ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ नियम, सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं। जब सारे के सारे डिवाइस किसी केबल से जुड़ेंगे तो उसे हम ईथरनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईथरनेट। तो ईथरनेट प्रोटोकॉल से ये सारी की सारी डिवाइसें आपस में क्या है, कनेक्टेड है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई हुई। आइए समझते हैं कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि बीच में कोई हब होता है,
या राउटर होता है, कोई स्विच होता है जिससे सारी की सारी डिवाइस या सारी के सारे नोड्स क्या होता है आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टार टेपोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टार टेपोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टार टेपोलॉजी बोलते हैं। मान लीजिए स्टार कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है स्टार। अरे ऐसे मान लो स्टार बनाइए, स्टार ही है, ठीक है, बना ही देते स्टार। ये होता है एक यहाँ पर कंप्यूटर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और सारे कनेक्टेड है किसी एक डिवाइस से, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वो टेपोलॉजी हो जाएगी? स्टार टेपोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। नोड हमने बता दिया, नोड्स क्या होते हैं? सारे डिवाइस जब सारे डिवाइस या कंप्यूटर मान लो कनेक्ट होते हैं, जो डिवाइस कनेक्ट होते हैं किसी से, वो कहलाएंगे नोड्स कहलाएंगे। अरे यार नोड्स समझ में आया नहीं है? नोड क्या होता है? स्टार टेपोलॉजी में नोड्स एक सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, यानी ये सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये नोड्स कहलाएंगे, ठीक है। बात नहीं समझ में क्या? अब बात कर रहे हैं स्टार टेपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल जैसे ये देखो ये और ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। जैसे आपने देखा होगा महिलाओं का जो बाल होता है ना, वो जो 9th 10th में आप लोगों ने देखा होगा, जो गर्ल्स होती है वो बाल को ऐसे ऐसे करके कुछ मांगती है ना, तो वो क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर या कोएक्सियल केबल क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोई तांबा वामा का प्रयोग नहीं होता, कोई कॉपर वॉपर का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है? प्लास्टिक की या फिर कांच की तारनुमा जैसी तार होता है, तारनुमा जैसी तार होगा, ठीक है। और इसके माध्यम से लाइट, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? लाइट, यानी रोशनी से क्या डाटा को भेजने का काम करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर या कोएक्सियल केबल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर या कोएक्सियल केबल या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग कहाँ होता है? स्टार टेपोलॉजी में होता है। ईथरनेट का प्रयोग कहाँ होता है? तो आपका सही जवाब होगा बस टेपोलॉजी में, ठीक है। मेश टोपोलॉजी, मेश का मतलब क्या होता है? बहुत ही जटिली, ठीक है, जटिला या कह सकते हैं बहुत ही मेश है। तो इसमें क्या होता है कि सारी की सारी डिवाइसें एक दूसरे से एकदम कनेक्ट होती हैं। एक सारी जितनी भी डिवाइस होंगी, जितने भी नोड्स होंगे, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, वो सब क्या होंगे? एक दूसरे से क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये सबसे महंगी टेपोलॉजी होती है, सबसे महंगी टेपोलॉजी। और सबसे महंगी टेपोलॉजी इसलिए होती है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तार होते हैं, ठीक है। और लेकिन ये बहुत ही मजबूत नेटवर्क देता है, बहुत ही मजबूत नेटवर्क इसका होता है, ठीक है। क्योंकि एक टेपोलॉजी खराब होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी सारी की सारी टेपोलॉजी क्या होंगी? रन करेंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आए कि मेश टोपोलॉजी क्या होता है। मेश टोपोलॉजी में बस इतना याद रख लीजिए कि मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर यानी सारे नोड्स एक दूसरे से क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी में ऐसे होता है, ठीक है। एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, यानी एक घेरे में कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। आप नोड्स समझ भी गए हैं, यानी जो डिवाइस कनेक्ट होते हैं उन्हीं को हम नोड्स बोलते हैं। अब इसके बाद ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है? एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्री टोपोलॉजी बोलेंगे। ट्री टोपोलॉजी के अंतर्गत एक नोड दूसरे नोड से या एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से, दूसरे नोड से तीसरे नोड से किसी पेड़ के शाखाओं की तरह आपस में जुड़ी होती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको इससे ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा? ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी आपने पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा बच्चों को ट्री मेथड, ठीक है। ये ट्री मेथड है भाई, ये ट्री टोपोलॉजी है। नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं आपको मालूम होगा। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल के प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल के प्रकार क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर टीसीपी दिया है, क्या दिया है? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नाम से स्पष्ट है, ट्रांसमिशन यानी डेटा को भेज रहा है, कंट्रोल कर रहा है एक प्रोटोकॉल के तहत। ये डेटा को भेजता है, क्या करता है? ये डेटा को, सॉरी एक मिनट, ये डेटा को भेजता है, लेकिन डेटा को भेजेगा कंट्रोल करके और एक नियम कायदे के साथ। और डेटा को ये भेजेगा कैसे? छोटे छोटे पैकेटों के रूप में भेजता है, ठीक है। छोटे छोटे पैकेटों के रूप में भेजता है और ये सही जगह तक पहुंचाने का काम भी करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टीसीपी आईपी के रूप में भी जानते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने बता दिया। आप अगर आवश्यकता समझते हैं तो इस पूरी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।
आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी जो भी डाटा आप भेज रहे हैं सही जगह पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं जिनमें इंटरनेट काम करता है उन सभी का क्या होता है? कोई ना कोई एड्रेस होता है, इसीलिए बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी डाटा सही जगह तक पहुंचा है या नहीं, तो ये आईपी बताता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जिसमें एड्रेसिंग और कंट्रोल की जानकारी होती है। ठीक है, एड्रेसिंग की और कंट्रोल की जानकारी होती है जो पैकेटों को नेटवर्क में वितरित करने में मदद करता है। आईपी नेटवर्क के डेटा पैकेज वितरित करने के लिए टीसीपी के साथ मिलकर काम करता है। आईपी सिर्फ पैकेजिंग वितरित करने के लिए जिम्मेदार होता है, टीसीपी उन्हें सही क्रम में वापस लाने में मदद करता है। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट भी देता है। ठीक है, यूडीपी क्या होता है? यूजर डाटा प्रोटोकॉल, ये भी डाटा को भेजने का काम करता है, लेकिन सही जगह तक पहुंचा या नहीं पहुंचा इसकी जिम्मेवारी ये नहीं लेता। कौन? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या होता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करता है, प्रोटोकॉल डाटा के ठीक तरीके से गंतव्य पर पहुंचने की सुनिश्चित नहीं करता। तो आप लोग देख सकते हैं यह प्रोटोकॉल डाटा के ठीक तरीके से गंतव्य पर पहुंचने को सुनिश्चित नहीं करता है। पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, हमने भेज दिया भाई। तो यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल का काम यह होता है। उम्मीद करता हूं आपको यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल समझ में आया होगा। अब एआरपी क्या होता है? अभी एआरपी का एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके पास आईपी तो होता है लेकिन इसके पास मैक एड्रेस नहीं होता है। तो मैक एड्रेस पता करने का काम ये करता है। कौन? एआरपी करता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे आप आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लो स्कूल है और स्कूल में मैम है, मैम ने पूछा, मैम को ये पता है कि रूल नंबर 12 मेरे पास है। ठीक है, लिस्ट है मैम के पास और 12, 13, 14, 15 सब कुछ पता है, लेकिन ये नहीं पता कि 12 रोल नंबर किस व्यक्ति का है। ठीक है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस है आपका, मान लीजिए आईपी एड्रेस है। और मैं क्या होगा, जैसे रूल नंबर 12 तो किसी का आंसर आया फलाने यानी मोहन आया, तो मोहन क्या होगा? मैक एड्रेस होगा। ठीक है, तो मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस होगा। ठीक है, फिजिकल रूप से पता करने के लिए। ठीक है, मैक एड्रेस। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी पीओपी। और पीओपी 3 का मतलब क्या होगा? ये थर्ड वर्जन की बात कर रहा है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट को मतलब पोस्ट करो ऑफिस में, ऑफिस से प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफ पीओपी एक ईमेल प्रोटोकॉल है। ठीक है, ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पीओपी के वर्जन 3 में होने के कारण इसे पीओपी 3 भी कहा जाता है। ठीक है, यह प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है जो कि क्लाइंट को सर्वर से मेल डाउनलोड व प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। ईमेल को एक बार डाउनलोड करने पर के बाद इसे ऑफलाइन भी पढ़ा जा सकता है। तो पीओपी क्या होता है? ईमेल से संबंधित है। ठीक है, पीओपी क्या है? ईमेल संबंधित। ये वर्जन 3 की बात कर रहा है। ठीक है, ये ईमेल को प्राप्त करता है, पढ़ने का काम करता है। ऑफलाइन भी हो जाओगे तब भी पढ़ लोगे, कोई समस्या नहीं। समस्या पीओपी सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बनाने की अनुमति देता है। तो याद रखिएगा, पीओपी सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बनाने की अनुमति देता है। फाइल ट्रांसफर यानी फाइल को भेजने और आने की अनुमति देना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। एक स्टैंडर्ड नेटवर्क एप्लीकेशन को लेयर प्रोटोकॉल है जो सर्वर को क्लाइंट से क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी फाइल को ट्रांसफर करेगा प्रोटोकॉल के तहत, यानी भेजने का और प्राप्त करने का काम फाइल टीसीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होगा। एचटीटीपी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप कोई वेब पेज वगैरह खोलते हैं तो वहां पर ये वर्क करता है, एचटीटीपी। ठीक है, ये सरकारी रिजल्ट ओपन करते हैं तो वहां पर ये काम करेगा, एचटीटीपीएस। ठीक है, एचटीटीपी। और एचटीटीपी यस क्या होता है? ये सिक्योर करता है, आपकी जो मैसेज होता है ना उसको सिक्योर करने का काम कौन करता है? लॉक लगाने का काम करता है एचटीटीपीएस। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? इसमें मेल भेजने के लिए काम करते हैं। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर वो प्राप्त करने के लिए, तो ये मेल भेजने का नाम। सिंपल मेल प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग टीसीपी आईपी नेटवर्क पर ईमेल सर्विसेज ईमेल सर्वर के बीच संदेश के आदान प्रदान को संभालने के लिए किया जाता है। यानी ईमेल को आदान प्रदान के संभालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। टेलनेट का प्रयोग क्या होता है? इसमें भी डाटा को भेजा जाता है, लेकिन जब बहुत दूर होते हैं ना तब इनका टेलनेट का प्रयोग करते हैं। टेलनेट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो किसी उपयोगकर्ता को रिमोट डिवाइस के साथ संचार करने में सक्षम
बनाता है। गोबर बहुत ही पुराना डिवाइस है, बहुत टाइम पहले 1990 के दशक में इनका प्रयोग होता, अब इनका प्रयोग नहीं होता। ठीक है। DHCP क्या हो, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यह एक संचार प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क प्रशासकों को नेटवर्क में आईपी एड्रेस के असाइनमेंट को स्वचालित करने में सक्षम बनाता है या एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। ठीक है। आप लोग इसका फुल फॉर्म याद कीजिए, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म याद कीजिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP एक मानक ईमेल प्रोटोकॉल है जो एक मेल सर्वर पर ईमेल संदेशों को संग्रहित करता है, लेकिन अंतिम उपयोगकर्ता को संदेशों को देखने और हेरफेर करने की अनुमति देता है। ठीक है। तो ईमेल को हेरफेर करने की ये अनुमति देता है। डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब बातें IMAP में देखेंगे। और जो 4 है यानी 4th वर्जन की बात कर रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है। SNP क्या है भाई, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल है, नेटवर्क है, मैनेजमेंट है, प्रोटोकॉल है, यानी ये नेटवर्क को मैनेजमेंट करने का प्रोटोकॉल है। ठीक है, SNP। ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या दिया, रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर आए, आप अपनी आवाज़ दी, आपकी आवाज़ यहीं तक जाता है, तो यहाँ पर ये खत्म नहीं करने देता, इसको रीजनरेट करता है, फिर आगे तक चला जाएगा। ठीक है। तो रिपीटर का काम क्या होता है कि रिपीटर एक भौतिक परत पर वर्क करती है जो निम्न स्तर पर के सिग्नल को प्राप्त करके उन्हें उच्च स्तर में कन्वर्ट कर भेजती है। रिपीटर का प्रयोग सिग्नलों को एक सीमा तक नष्ट होने से पहले रीजनरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। मान लो यहाँ पर सिग्नल नष्ट हो जाएगा, इससे फिर रीजनरेट आगे भेज देगा। ठीक है। तो ये इसका काम है रिपीटर का। अब ब्रिज क्या होता है, ब्रिज देखिए, ब्रिज का काम क्या होता है, जैसे लैन को लैन से जोड़ेगा, मैन को मैन से जोड़ेगा और वैन को वैन से जोड़ेगा। ठीक है। तो ये ब्रिज का काम होता है। लेकिन गेटवे का काम किसी को किसी से भी जोड़ दो, लैन को मैन से, मैन को लैन से, कोई समस्या है नहीं। रूटर क्या होता है, आइए समझते हैं रूटर क्या होता है। रूटर का मतलब क्या होता है, रास्ता। स्विच क्या होता है, हमने बताया आपको, एक नेटवर्क स्विच या मल्टी पोर्ट नेटवर्क ब्रिज है जो OSI मॉडल की डेटा लिंक पर डेटा को अग्रेसित करने के लिए मैक एड्रेस का प्रयोग करता है या डाटा को फिल्टर करके भेजता है। ठीक है। रूटर क्या होता है, रूटर एक नेटवर्क उपकरण है जो OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर कार्य करती है। रूटर का मतलब क्या होता है, रास्ता। रूटर का मतलब क्या होता है, रास्ता। एक मिनट दोस्तों, रूटर क्या होती है, तो रूटर एक पुलिस ट्रैफिक की तरह होती है और ये बताती है कौन सा नेटवर्क कहाँ पर जाना है। ठीक है। तो रूटर का काम ये होता है नेटवर्क को पहुंचाना और सीमित करना, कहाँ पर इसको कहाँ से कहाँ जाना, किस रास्ते से जाना है, सब कुछ ये बताने का काम करती कौन, रूटर है। ठीक है। गेटवे हमने आपको समझा ही दिया, गेटवे क्या होता है, लैन को मैन से जोड़ देगा, मैन को लैन से जोड़ेगा, मैन को वैन से जोड़ देगा, वैन को मैन से जोड़ देगा। ठीक है। और नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करें, OSI मॉडल पर आधारित होता है। इसमें 7 लेयर होती हैं। ठीक है। एक सॉफ्ट लेयर होती है 3 परत तक, और ये 4 परत तक इसको बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। हार्ट ऑफ OSI क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ OSI। ठीक है। और OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ISO का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। 7 लेयर्स इसमें होती है। ठीक है। वर्ष 1984 में इसको विकास किया गया, विकसित किया गया। ठीक है।